नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र गिंटाला, इतिहास व्याख्याता, आप सभी का डॉक्टर राधाकृष्ण गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे थे कि किस तरीके से बीए प्रथम वर्ष का जो एग्जाम पैटर्न था उसके बारे में जानकारी की थी। उसके बाद जो हमने मौर्य वंश के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ रहे थे उसके वीडियो हमने देखे, और जाते जाते मैंने आप लोगों से वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर जैसे ही मैं आऊँगा सबसे पहले अपने पढ़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर आपसे जानना चाहूँगा। तो चलिए कुछ 2-4 प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? यानी कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? हाँ, वेरी गुड, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन, मौर्य वंश की स्थापना कब हुई थी? हाँ, वेरी गुड, 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। एक प्रश्न और है, वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा है तो बड़े आसानी से उसका जवाब दे दोगे। अच्छा प्रश्न है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा जाता है। आपके तो फिलहाल बीए प्रथम वर्ष की क्लासेस शुरू हुई है, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से आप तो जानोगे उसको। तो प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ कौन सा है? किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य की विस्तृत विवरण मिलता है? यानी कि उस ग्रंथ का नाम क्या है? हाँ, वेरी गुड, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ये एक नाटक है, और इस नाटक का रचयिता कौन है ये आपके लिए प्रश्न है। हाँ, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की थी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब शुरू करते हैं अपने चंद्रगुप्त मौर्य को। जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ना था उसी वीडियो के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर के एक षड्यंत्र रच करके मगध के सम्राट घनानंद की हत्या करके 322 ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य के अंदर मौर्य वंश की नींव रखी थी, और यही भारत का पहला वास्तविक साम्राज्य कह सकते हैं। क्योंकि इससे पहले हर्यक वंश वगैरह हो चुके थे, लेकिन भारत का पहला वास्तविक साम्राज्य कौन सा था? तो मौर्य वंश था। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम चाणक्य था, जिसे हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त शर्मा के नाम से जानते हैं, और जिनकी एक बड़ी ही ऐतिहासिक पुस्तक है कौटिल्य की, चाणक्य की, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। तो हम पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर अधिकार करके अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था चाणक्य को, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य विजयी अभियान पर चल पड़ा था, और उसने पूरे भारत का राजनीतिक एकीकरण किया था। पहली बार भारत का राजनीतिक एकीकरण करने वाले कोई थे तो वो कौन थे? मौर्य थे। और मौर्य वंश के ही पहले शासक को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, हमने पढ़ा था कि इनको मौर्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त की माता का नाम मोरा या मुर्रा था, जिस वजह से इनका नाम क्या पड़ा, इनकी जाति का नाम क्या पड़ा? मौर्य पड़ा था। और यही मौर्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये शूद्र स्त्री से पैदा हुआ था, अर्थात इसकी माता जो मुर्रा थी वो क्या थी? शूद्र जाति की थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य किस जाति का था? शूद्र का था। क्योंकि आपको बताया था पिछले वीडियो में कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग माना है, लेकिन जो सबका सार निकल करके आता है उसके हिसाब से देखा जाए तो मौर्य कौन थे? मौर्य शूद्र थे। लेकिन हम पढ़ रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी को हत्या लिया था, और उसका जो राजनीतिक जीवन रहा था वो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के, कब से लेकर के? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के, यानी कि ईसा के जन्म से 322 साल पहले, या यूं कह सकते हैं आज से लगभग 2300 साल पहले। तो बात कर रहे थे 322 ईस्वी पूर्व से लेके 298 ईस्वी पूर्व तक जो राजनीतिक जीवन रहा था वो किसका रहा था? चंद्रगुप्त मौर्य का रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस समय के दौरान कौन कौन सी घटनाएं उसके जीवन में घटित हुई थी, किस तरीके से उसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, वही इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त राजा बना, मौर्य वंश की नींव रखी, अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था किसे? चाणक्य को। और चंद्रगुप्त ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो राजधानी कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र। कौन सी बनाई थी? पाटलिपुत्र। तो मौर्य वंश की राजधानी कौन सी थी?
पाटलिपुत्र थी, यानी कि मगध की राजधानी कभी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। इसी पाटलिपुत्र को आजकल क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पूछी जाए तो कौन सी थी, पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का क्या नाम था, चाणक्य। चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देने वाला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, मुद्रा राक्षस। तो ये कुछ कॉमन जानकारी होती है जो हमें पता होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त 322 ईस्वी पूर्व में राजा बनने के बाद अपने विजय अभियान पर चलता है। हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की चारों दिशाओं की बात करेंगे। जैसे ही हम चारों दिशाएं पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप में पूर्ण हो जाएगा। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सीमा कहां तक थी, भारत की पूर्वी सीमा कहां तक थी, भारत की पश्चिमी सीमा कहां तक थी और भारत की दक्षिणी सीमा कहां तक थी, ये चारों जानने का हम प्रयास करेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सीमा कहां तक फैली हुई थी। तो बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक शक्तिशाली शासक था, प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली शासक में बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, अशोक का नाम आता है, समुद्रगुप्त का नाम आता है। तो उसी में हम, क्योंकि सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना, वास्तविक रूप से साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ये आपको कहा था कि जैसे ही हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की चारों दिशाओं को पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप पूर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो उत्तरी सीमा थी वो कहां तक थी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी सीमा जो थी वो कहां तक थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की जो उत्तरी सीमा की अगर बात करें, यानी कि ये चार दिशाएं होती है। सबसे ऊपर आप जानते हो क्या होता है, उत्तर। उत्तर के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, नीचे दक्षिण। बात करें पूर्व, पूर्व की तरफ क्या है, यानी कि बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की जो सीमाएं कहां तक फैली हुई थी, उत्तर के अंदर पढ़ना है हमें, दक्षिण के अंदर पढ़ना है हमें, कहां पढ़ना है, पूर्व की तरफ पढ़ना है और पश्चिम में। ये चार दिशाएं पढ़ते ही चंद्रगुप्त मौर्य संपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझाने का मैं प्रयास करूंगा आपको। तो देखिए, नक्शे को कभी भी हम पढ़ते हैं तो सबसे ऊपर हमेशा कौन सी दिशा होती है, उत्तर होती है। उत्तर के नीचे दक्षिण होता है। और कभी भी नक्शा आप पढ़ रहे हो, ज्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है कि सो करके पढ़ने की आदत होती है, जैसे बेड पर सो जाते हैं और उसके बाद नक्शे को देखते हैं। तो हमेशा उस समय कंफ्यूज न हो, एक ध्यान रखना, आपका दायां हाथ जिस तरफ होगा, आपका दायां हाथ जिस तरफ होगा उसी तरफ कौन सी दिशा होगी, पूर्व होगी। यानी कि आप नक्शे को पढ़ रहे हो, ठीक सामने रख करके, ऊपर तो उत्तर है पता ही है, और आपका दायां हाथ जिस तरफ है उस तरफ क्या होता है, पूर्व होता है। तो हम आसानी से दिशा निकाल सकते हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हम फिलहाल तो पढ़ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सीमा कहां तक फैली हुई थी, यानी कि उत्तर में कहां तक थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की उत्तरी सीमा जो थी वो हिमालय की तलहटी तक थी। कहां तक थी, हिमालय की तलहटी तक, यानी कि हिमालय तक जो क्षेत्र था वो चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की सीमाएं जानते ही आप स्वतः अनुमान लगा सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य कितना शक्तिशाली शासक था, उसके समय भारत कितना लंबा चौड़ा विस्तृत था, ये हम इस शासक की शक्ति से परिचित हो सकते हैं। तो उत्तर में चंद्रगुप्त मौर्य के समय, या यूं कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य उत्तर में कहां तक फैला हुआ था, तो कहां तक फैला हुआ था, हिमालय तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में हिमालय की तरफ जीतने के लिए प्रयास किया तो वहां पर एक शासक था जिसका नाम था प्रवर्तक। उस राजा का नाम क्या था, प्रवर्तक। यानी कि जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य अपनी सेनाएं लेकर के उत्तर में गया तो वहां पर उसे एक शासक मिला जिसका नाम क्या था, प्रवर्तक। तो प्रवर्तक की मदद लेकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर हिमालय तक भारत को जीत लिया था, या यूं कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रवर्तक नाम के राजा से मदद लेकर के यहां हिमालय क्षेत्र तक अधिकार कर लिया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की चारों दिशाओं को पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्तरी सीमा, या यूं कह सकते हैं पूरे मौर्य साम्राज्य के समय उत्तरी सीमा कहां तक फैली हुई थी, तो कहां तक फैली हुई थी, हिमालय क्षेत्र तक फैली हुई थी। और हिमालय क्षेत्र को जीतने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी, तो किसने की थी, प्रवर्तक नाम के राजा ने की थी। ये तो भारत की उत्तरी सीमा की बात हो रही थी। अब हम पढ़ रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की पूर्वी सीमा कहां तक फैली हुई थी। तो जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर में भारत को जीत लिया तो
तो अब वो क्या करेगा, पूर्वी दिशा में अपने साम्राज्य को फैलाने लगेगा। और बड़ी बात, एक बात का ध्यान रखना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य कहां का शासक था, मगध का शासक था। और मगध किसे कहते हैं, वर्तमान बिहार को कहते हैं। यानी कि यहाँ उपजाऊ मैदान था, नदियां थी, इसलिए साम्राज्य सबसे पहले नदियों के किनारे ही स्थापित हुए थे। और बात करते हैं, और हम भारत के नक्शे में देखते हैं, लगभग मान लो ये उत्तरी है, ये पूर्वी है, इसके बीच में यहाँ पर क्या पड़ जाता है, लगभग यहाँ पर अपना जो बिहार आ जाता है। या यूं कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का जो सेंटर था, जो केंद्र था, वो कहां था, बिहार में था, जिसे क्या कहते थे, मगध। इसलिए इसने अपने पूर्वी क्षेत्र को जीतना भी उचित समझा, और जीतना भी पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इस क्षेत्र को नहीं जीत सकते तब तक यहाँ पर आप निश्चित होकर के शासन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने उत्तरी अभियान के बाद पूर्व की दिशा की तरफ अभियान किया, युद्ध किए। तो वहां पर चंद्रगुप्त जीतता हुआ पहुंच गया था बंगाल तक। कहां पहुंच गया था, बंगाल तक। यानी कि पूर्व के अंदर अगर चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाओं की बात करें, यानी कि पूर्व की दिशा में चंद्रगुप्त मौर्य की सीमाएं कहां तक फैली हुई थी, बंगाल तक फैली हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो था उसने भारत का पूर्वी जो सिरा था वो कहां तक स्थापित कर दिया था, बंगाल तक कर दिया था। यहां पर देखिए, आप लोग कह रहे हो कि सर ये जानकारी कहां से मिलती है, ये आप किस आधार पर कह सकते हो। बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि इतिहास है वो अनुमानों पर आधारित नहीं होता है, उसके लिए हमें क्या है, साक्ष्य चाहिए। और इतिहास को जानने के लिए तीन ही स्रोत है, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वर्णन। तो यहां अगर हम बात करें, पुरातात्विक स्रोत जो है वो इतिहास को पढ़ने के सबसे अच्छे जरिए होते हैं। तो बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत कभी हम पढ़ेंगे अपने जो पहले यूनिट के अंदर लगता है, कभी आगे वीडियो में हम देखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत कौन से है, साहित्यिक स्रोत कौन से है, और विदेशी यात्रियों ने किन किन पुस्तकों में अपना वर्णन किया था। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्रोत वो समस्त चीजें जो हमें खुदाई में प्राप्त हुई है, जैसे सिक्के हैं, जैसे मर्दभांड है, जैसे शिलालेख है। तो इसी संदर्भ में बात कर लेते हैं कि जैसे ही हम बंगाल की तरफ खुदाई की तो वहां पर एक स्थान से हमें अभिलेख मिला, जिसे हम कहते हैं महास्थान अभिलेख। क्या कहते हैं, एक जगह है महास्थान, बोगरा बंगाल के अंदर। ये स्थान कहां पड़ जाता है, बोगरा बंगाल में। बोगरा स्थान है कहां, बंगाल के अंदर। वहां यानी कि बंगाल के अंदर बोगरा के अंदर एक स्थान पड़ता है महास्थान। तो यह महास्थान से हमें जो एक लेख प्राप्त हुआ, इसलिए इसको क्या कहते हैं, महास्थान अभिलेख। देखिए, हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तरी सीमा कहां तक थी, हिमालय की तलहटी तक थी। किस शासक ने उत्तरी हिमालय को जीतने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, तो किसने की थी, प्रवर्तक नाम के राजा ने की थी। वही बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बंगाल तक भारत की सीमाएं फैली हुई थी, या चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा कहां तक थी, बंगाल थी। बोगरा के अंदर क्या है, महास्थान नामक स्थान से हमें क्या मिला है, एक अभिलेख मिला है। अभिलेख क्या होते हैं, अभिलेखों के अंदर बात करें यानी कि शिलालेख की बात हो रही थी। यहां से हमें क्या मिला था, एक लेख मिला था, जिसे हम क्या कहते हैं, महास्थान अभिलेख कहते हैं। इससे हमें पता चलता है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो क्या लिखा हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा था। इस लेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, कौन, किस शासक को पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में, अंतिम 12 वर्ष जो थे, इन अंतिम 12 वर्षों में यहां पर भीषण अकाल पड़ा था। क्या पड़ा था, अकाल पड़ा था, जिसे दुर्भिक्ष भी कहते हैं। तो यहां क्या पड़ा था, भीषण अकाल पड़ा था। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में यहां पर भीषण अकाल पड़ा था, और इस अकाल की रोकथाम के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने यहां पर कुछ अन्न भंडार गृह बनाए थे। यानी कि जनता को राहत देने के लिए कुछ अन्न भंडार गृह, अन्न का स्टॉक किया गया था। तो इस लेख से हमें जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में भीषण अकाल पड़ा, और उस अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर क्या किया था, अन्न भंडार गृह बनाए थे। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा कहां तक थी, बंगाल थी।
बड़ी सी बात है। आज भी देख लो, उस समय की बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य अब दूसरे देश में थोड़ी जाएगा, वहां पर अकाल से रोकने के लिए खुद के देश में पड़ा है। और उसके कहां अंतिम सिरा कहां तक आता है, पूर्व में महास्थान तक आता है। तो महास्थान लेख से स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा कहां तक फैली हुई थी, ये जो थी बंगाल तक फैली हुई थी। हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य शासक बना, शासक बनने के बाद उसने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, किसे, चाणक्य को। और उसके बाद उसने अपनी राजधानी किसे बनाई थी, पाटलिपुत्र को बनाई थी। पाटलिपुत्र को राजधानी बनाने के बाद यहां पर क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य अपनी विशाल सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डालेगा। प्लूटारक और जस्टिन जैसे इतिहासकारों ने तो यहां तक कहा, यूनानी इतिहासकार है, उन्होंने कहा था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी 6 लाख की सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला, अर्थात भारत के तमाम राजाओं को पराजित करके एक केंद्रीय राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसी चंद्रगुप्त मौर्य को हम पढ़ रहे थे कि उत्तरी सीमा हिमालय तक थी। प्रवर्तक नाम राजा के सहयोग लेकर के इसने अपने हिमालय क्षेत्र को जीत लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य की जो पूर्वी सीमा थी वो कहां तक थी, बंगाल तक थी, बंगाल तक थी। ये जानकारी हमें किस लेख से मिलती है, ये जानकारी हमें महास्थान अभिलेख से मिलती है। किस अभिलेख से मिलती है, महास्थान अभिलेख से हमें ये क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि महास्थान अभिलेख से ही हमें दूसरी चीज का पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों के अंदर भीषण अकाल पड़ा था। और उस अकाल की रोकथाम के लिए यहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किए थे, अन्न भंडार गृह बनाए थे। क्या बनाए थे, अन्न भंडार गृह बनाए थे, यानी कि अन्न का स्टॉक किया गया था ताकि लोग क्या कर सके, अकाल के समय राज्य की तरफ से उनको यहां पर क्या किया जाए, राशन बांटा जा सके। आजकल आपको पता ही है, जैसे कोरोना चल रहा है, तो यहाँ कोरोना चलने की वजह से क्या है कि सरकार भी अपने लिए राशन मुहैया करवाती है। उसी तरीके से सिस्टम उस समय हुआ करता था। वहां क्या था, अकाल पड़ा। आज तो महामारी है, उस समय क्या पड़ा, अकाल पड़ा। अकाल पड़ा तो वहां पर जनता के लिए राशन सामग्री की व्यवस्था करने के लिए अन्न भंडार गृह बनाए, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये जानकारी किससे मिलती है, महास्थान अभिलेख से मिलती है। साथ में दूसरी जानकारी हमें ये प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा भी कहां तक फैली हुई थी, बंगाल तक फैली हुई थी। तभी तो वहां जाकर के उसने यहाँ मदद की थी लोगों की। तो हम चारों दिशाओं के माध्यम से चंद्रगुप्त मौर्य को संपूर्ण कर देंगे। अभी हमने कितनी दिशाएं पढ़ी है, उत्तर और पूर्व। अब बात करते हैं पश्चिम की। किसकी बात करते हैं, पश्चिम की। कि कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन यही आते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा कहां तक फैली हुई थी, चंद्रगुप्त मौर्य की जो पश्चिमी सीमा कहां तक फैली हुई थी। किस अभिलेख के माध्यम से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम 12 वर्षों में दुर्भिक्ष पड़ा था, यानी कि अकाल पड़ा था। तो किस से पता चलता है, महास्थान अभिलेख से पता चलता है। इसलिए इस तरीके से अगर अपने इसको हल कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ी ही सुविधा हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिम सीमा की। किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिम सीमा की बात कर रहे हैं। तो पश्चिम के अंदर जैसे ही हम जाएंगे तो यहां पर एक स्थान पड़ता है सौराष्ट्र। कौन सा पड़ता है, सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र कहां है, हाँ विद्यार्थियों बताने की कोशिश करो, सौराष्ट्र कहां है, गुजरात के अंदर। कहां है, सौराष्ट्र गुजरात में। सौराष्ट्र कहां है, गुजरात के अंदर। हाँ, और उसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की पश्चिमी सीमा जो फैली हुई थी वो कहां तक फैली हुई थी, सौराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी। कहां तक फैली हुई थी, सौराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी। ये हमें किस आधार से हम कह सकते हैं कि उसकी पश्चिम सीमा जो थी वो सौराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी, इसके पीछे भी एक आधार है। जैसे हमने पढ़ा महास्थान अभिलेख से क्या पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की पूर्वी सीमा कहां तक थी, बंगाल तक थी। वैसे ही यहां पर क्या है कि यहां से हमें एक लेख प्राप्त होता है और उस लेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। क्या नाम है, जूनागढ़ अभिलेख। ये बड़े ध्यान से समझना, ये चीजें क्या एक बार ढंग से देखोगे तो आपके क्या याद हो जाती है। और जब आपके बेस याद हो जाता है, इन चीजों का याद हो जाता है, तो आप विवरण बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है तो हमें थोड़ा सा सार पता होना चाहिए कि उसकी चारों दिशाओं में कहां तक उसके साम्राज्य का विस्तार था, प्रधानमंत्री कौन था, राजधानी कौन सी थी, ये सारी तमाम चीजें होती है। क्योंकि देखिए ऐसे प्रश्न आपके बीए फर्स्ट ईयर के अंदर जब परीक्षा देते हो तो वहां पर क्या है कि बड़े
निबंधात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको 500 शब्दों में यानी कि 5-5 पृष्ठों में देना होता है। वहां पर एक छोटा सा प्रश्न डाल देते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों को समझाइए, तो समझाना है फिर 5 पृष्ठों के अंदर। तब ये चीजें आपके पता होती है तो दूसरी चीजें आप बड़े आसानी से लिख सकते हो। तो बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पश्चिम सीमा थी, या चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत की पश्चिमी सीमा कहां तक फैली हुई थी, तो कहां तक फैली हुई थी? सौराष्ट्र गुजरात तक फैली हुई थी। किससे पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है। किससे पता चलता है? जूनागढ़ अभिलेख से हमें पता चलता है। जूनागढ़ अभिलेख जो है, जूनागढ़ अभिलेख का जो बात करते हैं कि इसका रचयिता कौन था, जूनागढ़ अभिलेख लिखवाया किसने था, तो उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जूनागढ़ अभिलेख लिखवाने वाला एक शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से बहुत साल बाद, और उस शासक का नाम था रुद्रदामन प्रथम। क्या नाम था? रुद्रदामन प्रथम। ये एक शक शासक था। ये क्या था? एक शक शासक था। ध्यान दीजिए, मौर्यों का तो समय हमने क्या पढ़ा था? 322 ईस्वी पूर्व से लेकर के 185 ईस्वी पूर्व तक शासन किनका रहा था? मौर्यों का रहा था। तो ये लेख तो बहुत बाद में लिखा गया, क्योंकि शक जाति का कभी शासन आया तो उन्होंने लिखा था। तो यहां पर बात कर लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ वर्षों बाद शक जाति का एक महानतम शासक हुआ था जिसका नाम क्या था? रुद्रदामन प्रथम। विद्यार्थियों, ये भी आपके सिलेबस में लगता है, रुद्रदामन प्रथम को भी हम पढ़ेंगे। तो वहां पर क्या है कि ये रुद्रदामन प्रथम एक शक शासक था। शक का मतलब वो वाला शक नहीं जो आप समझ रहे हो। शक का मतलब है ये इनकी एक जाति थी, ये विदेशी जाति के शासक थे। तो रुद्रदामन प्रथम एक शक शासक था और इसने एक अभिलेख लिखवाया था, जूनागढ़ अभिलेख। ये जूनागढ़ अभिलेख इसने कहा लिखवाया था? सौराष्ट्र गुजरात में लिखवाया था। उसको गिरनार अभिलेख भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? स्थान के नाम के आधार पर इसको क्या कह देते हैं? गिरनार। तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख एक ही बात है। जूनागढ़ अभिलेख का रचयिता कौन था? तो कौन था? रुद्रदामन प्रथम था। जूनागढ़ अभिलेख की भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उस पे आपके लिखा होता है गिरनार अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। केवल इतना लिख देते हैं। तब आपने क्या लिखना होता है कि गिरनार या जूनागढ़ अभिलेख जो है इसका रचयिता कौन था? रुद्रदामन प्रथम था, जो कि एक शक शासक था। ये जूनागढ़ अभिलेख जो लिखा गया है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा के अंदर लिखा गया है। और इसकी एक बड़ी विशेषता ये भी है, भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया लेख कौन सा है? भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे प्राचीन लेख कौन सा है? तो वो कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख है। इसी अभिलेख की बात करें, इस जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम क्या लिखवाता है कि यहां पर एक शासक हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य। रुद्रदामन प्रथम लिखवाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक शासक हुआ था और उसने क्या किया था? यहाँ सौराष्ट्र गुजरात के अंदर एक प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? एक प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया था। वो झील कौन सी थी? उस झील को किसने बनाया था? और उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण सीमा कहां तक फैली हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य की उत्तर पश्चिम की सीमा कहां तक फैली हुई थी? ये तमाम बातें हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में ही विद्यार्थियों इतना ही। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल डॉक्टर राधाकृष्णन गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम टू टाइम उपलब्ध होते रहें। नमस्कार, जय हिंद।